हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। डा में यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 7 आज हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो आज की हमारी प्रॉब्लम है बेटा वो है सॉल्विंग सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को हम बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। यूजिंग बैक ट्रैकिंग वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो ये कि देखिए AKTU में इस पर्टिकुलर टॉपिक से कितनी बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, है ना। ये चार 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 क्वेश्चन है बिल्कुल लेटेस्ट ईयर में जो इसके रिपीट हुए हैं। अब जब हम आज का लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें दो क्वेश्चन तो इनमें से मैं आपको सॉल्व ही कराऊंगी और बाकी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बेटा सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। देखिए एग्जाम में जब प्रॉब्लम पूछी जाती है ना तो सबसे ये भी आ सकता है कि प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम, ये भी पूछा जा सकता है। जैसे हमने पहले एन क्वींस प्रॉब्लम पढ़ी थी तो स्टेट एन क्वींस प्रॉब्लम आ सकता है ना, कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, करना क्या है। तो पहले समझते हैं, पहले सिंपली समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं फिर उसको फॉर्मली समझेंगे। ठीक है, क्या है, हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, सेट ऑफ नंबर्स गिवन है और वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम क्या कहती है, मान के चलती है कि जितने भी नंबर्स पे हम काम कर रहे हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, देखो ये गिवन है, क्या एक सेट है, W एक सेट ऑफ नंबर्स है जिसमें 5 पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास हैं। और वो सारे 5 पॉजिटिव नंबर्स हम ये मान के चलेंगे कि वो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम पे बैक ट्रैकिंग अप्लाई करना इजी रहेगा। तो जब भी हमारे ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके चलेंगे। ठीक है, ये पहले सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये जो नंबर्स हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। अब ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक, हमें क्या करना है कि हमें इन सारे नंबर्स को मिला के कुछ सेट ऑफ नंबर्स उठाने हैं और फिर टोटल वो नंबर उठाने हैं जिनका टोटल जो सम आएगा वो 9 आएगा, है ना। m की वैल्यू क्या है, 9। हमें क्या करना है, सम ऑफ सबसेट का मतलब है कि कुछ नंबर्स हमारे पास गिवन है, उन नंबर्स से कुछ सबसेट ऑफ नंबर्स को उठा के उन नंबर्स को आपस में जब हम सम करेंगे तो एग्जैक्टली ये जो 9 वैल्यू है ये 9 वैल्यू जनरेट होनी चाहिए। इस प्रॉब्लम को सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम कहा जाता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो अब इसको फॉर्मली पढ़ लेते हैं, क्या है, द सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम फाइंड्स द सबसेट ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑन n पॉजिटिव इंटीजर्स। n पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास गिवन है, whose sum is exact equal is a given positive number is equal to a given positive integer m। मतलब सारे नंबर्स को ऐड करके, जो सारे नंबर को या किसी सबसेट को कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन ऐसे नंबर्स चाहिए, वो सारे सबसेट्स हमें चाहिए जिनका टोटल सम ये 9 जनरेट हो जाए। ये हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्या है, W अगर A1 A2 A3 अप टू AN n नंबर्स हमारे पास गिवन है, तो इन n नंबर्स को में से हमें वो सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं जिनका टोटल सम m के बराबर हो। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम के बहुत सारे इंस्टेंसेस हो सकते हैं जिन जो कि एक्चुअली सॉल्यूशन ना हो। जैसे मैं इस 1 2 5 6 8 की बात करूं तो अगर मैं मान लो ये 3 सबसेट उठाऊं, 3 नंबर्स का सबसेट उठाऊं, पहला सबसेट तो ये क्या है, 3 + 5 8 है ना। 8 में मैं कुछ भी ऐड करूं तो सबसेट जनरेट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये एक सही सही सबसेट नहीं है। ऐसे ही अगर मैं ये 3 नंबर उठाऊं तो ये सही सबसेट नहीं है। इस तरह से मल्टीपल सबसेट्स हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ यही दो हैं जो इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे 1 2 और 6, 1 2 और 6 इन तीनों को मैंने उठाया, तीनों को ऐड करेंगे तो नंबर क्या आएगा, 9। 8 + 1 इज ऑल्सो 9। तो ये दो इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, है ना। बहुत सारे हम सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारे सॉल्यूशन हमारे वैलिड सॉल्यूशंस रहें। ठीक है, अब इस काम को करना है हमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में देखो बेटा, एग्जाम में एक दो तरीके से क्वेश्चन आता है, या तो सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा, है ना, कि आपको सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम क्या होती है, ये गिवन नंबर्स हैं, इन पर सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम अप्लाई करिए और वो सबसेट्स फाइंड आउट कीजिए जिनका जिनमें नंबर्स का सम इतना हो एग्जैक्टली। दूसरा क्या होता है, वो क्या करते हैं, जो क्वेश्चन देते हैं उसमें नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में नहीं देते, जंबल अप करके दे देते हैं। तो अगर आप ये कंडीशन भूल गए ना कि नंबर्स को आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज रखना है, उसके पहले यही काम आपने 01 नैपसेक में डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी किया था। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, तो हमेशा इस कंडीशन को चेक करना, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। वैसे तो जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में 99% होगा, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है जहां पर जानबूझ के वो जो ऑर्डर है उसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक बात है, तो अब इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए जैसे हमने कहा कि हम बैक ट्रैकिंग यूज करेंगे,
अब बैक ट्रैकिंग जो अप्रोच है वो ब्रूट फोर्स मेथड ही तो यूज करती है। ब्रूट फोर्स मेथड का मतलब क्या है कि ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम बनाने की कोशिश करेंगे और उनमें से उन सॉल्यूशंस को या उन पाथ्स को हम प्रून या किल कर देंगे जो पाथ हमें डिजायर्ड सॉल्यूशन तक नहीं लेके जाते, है ना। तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स के हिसाब से समझते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। मान लो मेरे पास 4 नंबर्स हैं, ये जो एग्जाम्पल है इसमें मेरे पास 5 नंबर थे, मान लो मेरे पास 4 नंबर है ना। सपोज मैं एक एग्जाम्पल लू W1 to 4 और इसमें मेरे पास है 4 नंबर, सपोज N1, N2, N3 और N4। ये 4 नंबर्स हैं जिनके ऊपर मुझे काम करना है। तो ब्रूट फोर्स मेथड से अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूं तो क्या होगा, देखो कहां से ट्री स्टार्ट होगा। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन के लिए x1 इज इक्वल टू 1 या फिर x1 इज इक्वल टू 0, यही दो ऑप्शन है मेरे पास। क्या कि मैं पहले वाले नंबर को इंक्लूड करूं या इंक्लूड ना करूं। x1 इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि नंबर इज इंक्लूडेड एंड x1 इज इक्वल टू 0 का मतलब है द फर्स्ट नंबर इज नॉट इंक्लूडेड, है ना। या तो हम काउंट करेंगे या नहीं करेंगे सबसेट बनाने के लिए। तो फिर जब हमने फर्स्ट नंबर को इंक्लूड कर लिया तो फिर सेकंड ऑप्शन, सेकंड नंबर के केस में भी हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो इंक्लूड होगा या वो इंक्लूड नहीं होगा, है ना। या तो इंक्लूड होगा या फिर इंक्लूड नहीं होगा। ऐसे ही थर्ड नंबर के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या या तो इंक्लूड होगी थर्ड या फिर थर्ड नंबर इंक्लूड नहीं होगी। ऐसे ही फोर्थ नंबर के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो उसको हम इंक्लूड करेंगे या फिर उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इस तरह से ये जो स्पेस ट्री है ये ऐसे जनरेट होगा। इसी तरह थर्ड नंबर के केस में हम करेंगे, फोर्थ के केस में फोर्थ को इंक्लूड करें या फोर्थ को इंक्लूड ना करें, ये ट्री इस तरह जनरेट होगा। ऐसे ही x2 अगर हम इंक्लूड नहीं करते तो फिर हम x3 इज इक्वल टू 1 और x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी आगे फर्दर डिवाइड होगा, ये भी फर्दर डिवाइड होगा, फिर ये x4 के लिए डिवाइड होंगे, ठीक बात है ना। तो देखो दिस इज फॉर x1, दिस इज फॉर x2, दिस इज फॉर x3, दिस इज फॉर x4 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसका एक जनरल ट्री बनाऊं इन सब बातों को एक साइड करके, अगर मैं सीधा सीधा स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। दो, इसके भी दो, इसके भी दो ऑप्शन, ऐसे ही इधर भी मेरे पास दो ऑप्शन आएंगे, है ना। 1 2 3, ऐसे ही 4 के लिए भी मेरे पास दो ऑप्शन आएंगे। हर केस में या तो हम इंक्लूड करेंगे या हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड करें या इंक्लूड ना करें, ठीक बात है। तो इस ग्राफ को इस तरह से हम यहां पर से कंप्लीट करेंगे। अब बेटा देखो ये क्या है x1, ये क्या है x2, ये क्या है x3 और ये क्या है x4, है ना। ये इंक्लूडेड और ये नॉट इंक्लूडेड वाली कंडीशन है। तो मुझे ये बताओ कि कितने पॉसिबल पाथ तुम्हारे जनरेट होके आए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जब आपके पास 4 नंबर थे तो टोटल 2 रेज टू द पावर 4 पाथ्स आए जो आपको चेक करने पड़ेंगे सारे पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, है ना। तो इन केस ऑफ 4 नंबर्स टोटल 2 रेज टू द पावर 4 पाथ हैज टू बी एक्सप्लोर, है ना। टोटल 16 पाथ्स हैं जो एक्सप्लोर करने पड़ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड। तो अगर मैं इसी प्रॉब्लम को जनरलाइज करूं फॉर n नंबर्स, अगर मैं n नंबर्स की बात करूं तो n नंबर्स के केस में मुझे कितना करना पड़ेगा। तो जो n नंबर के केस में ब्रूट फोर्स अटैक, अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच हम यूज करते हैं तो वो 2 रेज टू द पावर n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बना देगी सीधी सीधी, है ना। ये तो हुई इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब इसी अप्रोच का यूज करके हम बैक ट्रैकिंग अप्लाई करेंगे। और बैक ट्रैकिंग क्या कहती है कि हमारे पास तो एक कंडीशन होती है, कंस्ट्रेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा स्पेस ट्री, स्टेट स्पेस ट्री जनरेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि कुछ नोड्स ऐसे होते हैं जो प्रॉमिसिंग होते हैं और कुछ नोड्स ऐसे होते हैं जो प्रॉमिसिंग नहीं होते। प्रॉमिसिंग नोड्स कौन से होते हैं कि मतलब जिस पाथ पर चल के हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। डिजायर्ड सॉल्यूशन के लिए जो प्रॉमिसिंग नोड्स कौन से हुए, जिनको हम फर्दर एक्सप्लोर करना चाहेंगे।
जो हमें सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। नॉन प्रॉमिसिंग कौन से हुए? जिनको हम एक्सप्लोर करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको एक्सप्लोर करके हमें सॉल्यूशन मिल ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो एक कंस्ट्रेंट हमें आइडेंटिफाई करने हैं और बस उन कंस्ट्रेंट्स को अपने जो स्टेट स्पेस ट्री है उस पर अप्लाई कर देना है, उससे हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कैसे एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी और कैसे हम उसको अप्रोच। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए, अब देखो ये चीज ध्यान रखनी है, एग्जाम में इसका नाम ए दिया है, इसका नाम एम दिया है, डी दिया है, पी दिया है, सी दिया है, कुछ भी दिया हो, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कुछ नंबर्स दिए हैं और उन नंबर्स का टोटल वेट कुछ होना चाहिए। इस चीज को आपको आइडेंटिफाई करना है, इस चीज पे नहीं जाना कि ये डब्ल्यू होना चाहिए था, ये एम, ये डी, ये पी क्यों है। ठीक है, तो यहाँ ये चीज नजर आ रही है कि हमारे पास 4 नंबर्स हैं और इन 4 नंबर्स के हमें वो सबसेट आइडेंटिफाई करने हैं, 1 2 3 जितने भी हैं, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस हमें आइडेंटिफाई करने हैं जिनका टोटल सम एग्जैक्टली 15 आए। एग्जैक्टली 15 जिसका सम जनरेट हो रहा हो वो काम हमें करना है। तो हमें ये सीखना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्पेस ट्री कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम स्टेट स्पेस ट्री बनाएंगे, फिर उससे बना के हम उसे रिलेट करेंगे कि क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं और उन्हें हम किसी इक्वेशन की फॉर्म में या कोड में किस तरह से लिख सकते। चलिए देखिए, सबसे पहले नोड के लिए मैंने बात की है ना, फर्स्ट इनिशियली मैंने एम्प्टी नोड बनाया और फिर उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर स्टेट पर, एक स्टेज पर जितना सम जनरेट हुआ उस सम को हम नोड के अंदर लिखते जाएंगे। जैसे इनिशियली जो सम की वैल्यू है वो 0 है, हमने अभी तक कोई भी नंबर ऐड नहीं किया। अगर हम फर्स्ट वाले को कंसिडर करते हैं, ये दिए हुए हैं हमारे 3 5 6 7। ठीक है, अगर मैं कंसिडर करूं फर्स्ट को, ऐसे थोड़ा सा बड़ा बना लेती हूँ, x1 इज इक्वल टू 1, मतलब x1 इज इक्वल टू 1 का मतलब ये x1 है, देखो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये x4। x1 इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि हमने x1 को इंक्लूड किया। अगर हम कंसिडर कर रहे हैं x1, तो फिर x1 को इंक्लूड करने के मतलब सम जो होगा वो कितना, इनिशियली सम की वैल्यू 0 है, अगर हम x1 को उसमें डालते हैं तो क्या बनेगा, 0 प्लस कितना आ जाएगा, सम 3। तो अभी टोटल सम कितना है हमारे पास, 3। अगर मैंने सिर्फ पहले नंबर को कंसिडर किया तो मेरे पास टोटल सम कितना है, 3 है। ठीक है, अब इसे आगे एक्सप्लोर। अब इसमें अगर मैं दूसरा नंबर भी कंसिडर करूं तो मेरे पास टोटल सम कितना होगा, दूसरा नंबर कितना है, 5। तो 3 + 5 इज 8। 3 + 5 इज 8। क्या कर रहे हैं हम, नोड के अंदर सम को रख रहे हैं, जो सम जनरेट होता जा रहा है उस सम को हम नोड के अंदर रखते जा रहे हैं। चलिए यहां तक हो गया। 8 जो है वो 15 से छोटा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगला ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, x3 को भी कंसिडर करते हैं। x3 कितना है, 6। तो 6 + 8, 8 में अगर मैं 6 ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, 9 10 11 12 13 14। 8 + 6 इज 14, 14 पे आ गए हम। अब एक बचा है 7। ठीक, अगर मैं x4 को भी कंसिडर करूं तो ये क्या आएगा, 14 + 7 क्या आया, 21, है ना। 14 + 7 क्या हो गया, 21, और मुझे क्या चाहिए था, 15। भाई यहां तक तो मुझे 15 मिला नहीं, अगले ऑब्जेक्ट को कंसिडर करने के बाद मुझे क्या मिला, 21, और 21 जो है वो 15 से बड़ा है। तो क्या लिखेंगे हम, दिस 21 इज ग्रेटर देन 15। तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, यहां क्या करेंगे, इसे किल कर देंगे। क्यों किल करेंगे, क्योंकि ये जो 21 है, दिस 21 इज ग्रेटर देन, है ना, इस वजह से हम इस नोड को किल कर देंगे। और जब भी हम नोड को किल करते हैं तो हम क्या करते हैं, बैक ट्रैक करते हैं। क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक करके कहाँ जाएंगे, वापस जाएंगे, उसके पेरेंट नोड पर जाएंगे। अब पेरेंट नोड को हम एक्सप्लोर करेंगे। पेरेंट नोड में अब देखो ध्यान से समझना, यहां पर हम जब 4th को कंसिडर करके गए थे तो इधर चले गए थे। अब दूसरी ब्रांच कौन सी है कि हम x4 को कंसिडर ना करें, यही तो बात है। भाई हमने लेफ्ट वाली ब्रांच जो जनरेट की थी वो क्या कहती थी कि 4 को कंसिडर करो, तो इधर चले जाओ। अब हम क्या कह रहे हैं कि हम 4 को कंसिडर नहीं कर रहे, है ना। हम 4 को अगर कंसिडर ना करें तो यहाँ क्या लिखूं, x4 इज इक्वल टू, अगर मैंने 4 को कंसिडर नहीं किया तो क्या आएगा, 4 को कंसिडर नहीं किया तो सम कितना हुआ, 14 रह गया। अगर 4 कंसिडर नहीं किया तो 14 में कुछ ऐड ही नहीं हुआ। और क्या ये इसके आगे कुछ है, नहीं। क्या ये वही सॉल्यूशन है जो मुझे चाहिए था, नहीं। क्यों, क्योंकि अब तो इसको 15 बनाने के लिए मेरे पास रिमेनिंग वेट्स कुछ
बचे ही नहीं, मेरे पास कोई अवेलेबल वेट है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ इस नोड को भी हमने किल कर दिया, ये भी हमें सॉल्यूशन की तरफ नहीं लेके गया, है ना। फिर हमने क्या किया, फिर हमने बैक ट्रैक किया, फिर बैक ट्रैक किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर और कोई पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। फोर्थ को हमने इंक्लूड किया तब भी कुछ नहीं हुआ, नहीं इंक्लूड किया तब भी कुछ नहीं। अब हम बैक ट्रैक करके यहाँ पे आ गए, अब फिर इसके पास और कोई पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है, दोनों केस एग्जॉस्ट हो गए, तो ये फिर बैक ट्रैक करेगा, और बैक ट्रैक करके किसके पास आ गया, इसके ऊपर वाले नोड के पास आ गया। अब ये ऊपर वाला नोड क्या कहता है भाई, कि अब आप 3 की बात करो, जब हमने x3 को इंक्लूड किया था तो इस डायरेक्शन में हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, तो हम अब क्या, इसका दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम x3 को इंक्लूड नहीं करेंगे और फिर देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, अब मैंने x3 को इंक्लूड नहीं किया, चलिए मैंने x3 को इंक्लूड नहीं किया, x3 इज इक्वल टू, अगर मैंने x3 को इंक्लूड नहीं किया तो x1 x2 के बाद जो सम है उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, सम तो यही रहा, 8 ही रहा। भाई पहले दो नंबर आपने ऐड कर दिए, तीसरे को आपने कंसिडर नहीं किया, सम तो 8 ही रहा, है ना। अब फोर्थ के लिए दो ऑप्शन है आपके पास, या तो उसे आप कंसिडर करेंगे या कंसिडर नहीं करेंगे। चलो अब हम x4 को कंसिडर करते हैं, भाई हमने x3 को रिजेक्ट कर दिया, x3 को कंसिडर करके कोई सोल्यूशन आगे हमें नहीं मिल रहा, तो अब हम चेक रहे हैं क्या x3 को एक्सक्लूड करके हमें सोल्यूशन मिल सकता है। तो ये इस डायरेक्शन में हम क्या गए कि हमने x3 को एक्सक्लूड कर दिया, x4 को हमने इंक्लूड किया, हम x4 को इंक्लूड कर रहे हैं। जब हम x4 को इंक्लूड करेंगे तो x4 की वैल्यू क्या है, 7, है ना। 8 + 7 क्या आया, 15, 8 + 7 इज 15। तो देखो हमें एग्जैक्टली वो नंबर मिल गया जो नंबर हमें चाहिए था, दिस इज द डिजायर्ड सॉल्यूशन, दिस द डिजायर्ड सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन था, ये हमें मिल गया। इस तरह से बैक ट्रैकिंग काम करता है, पहला सॉल्यूशन मिला हमें। अब और देखते हैं कि पूरे स्पेस ट्री पे हमें कोई और सॉल्यूशन भी मिलता है, मिल गया सॉल्यूशन, यहाँ के आगे हमारे पास कुछ नहीं बचा, सॉल्यूशन मिल गया, हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, फिर करो बैक ट्रैक, है ना। और बैक ट्रैक करके क्या करेंगे, फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, क्या इसका कोई दूसरा ऑप्शन है, क्या ऑप्शन था, x4 इज इक्वल टू 0, हम x4 को कंसिडर नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं, तो ये वेट कितना रह गया, 8 ही रह गया, फर्दर कोई हमारे पास वेट नहीं बचा, तो ये नोड भी हम किल कर देंगे, है ना। इसे भी किल कर दिया, ये पूरा एक्सप्लोर हो गया, ये सारा का सारा एक्सप्लोर हो गया। तो अब क्या करें, हम यहाँ पर एक्सप्लोर करके फिर बैक ट्रैक करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे, क्योंकि इसके भी दोनों ऑप्शन हम एग्जॉस्ट कर चुके हैं, इसके दोनों ऑप्शन हम एक्सप्लोर कर चुके हैं ऑलरेडी। अब इस डायरेक्शन में, है ना, ये क्या कहता है, ये क्या अभी तक क्या कहा, x2 को कंसिडर कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम x2 को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, x2 इज इक्वल टू 0 कर दिया, हम x2 को कंसिडर नहीं करते। अगर हम x2 को कंसिडर नहीं करते तो उस केस में क्या होगा, वैल्यू जो थी x1 को x1 को कंसिडर करने के बाद 3 थी, x2 को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो ये जो सम था ये 3 ही रहेगा, x2 वाला नहीं आएगा, खाली x1 हमारे पास है, तो खाली 3, है ना, सम की वैल्यू चेंज नहीं हुई। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, x3 के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम x3 को इंक्लूड करें या ना करें, तो चलिए पहले x3 के लिए x3 इज इक्वल टू 1, मैंने क्या किया, x3 को कंसिडर किया। अगला ऑप्शन है मेरे पास कि हम x3 को कंसिडर, लो x3 इज इक्वल टू, जब मैंने x3 को कंसिडर किया, 3 प्लस x3 का वेट कितना है 6, 3 + 6 इज 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। क्या हम इसमें x4 भी इंक्लूड कर सकते हैं, x4 को इंक्लूड, x4 का वेट कितना है 7, तो 9 + 7 इज 16, ये तो 15 से बड़ा हो गया, इसके आगे कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस नोड को भी हमने किल कर दिया, ऑब्वियसली ये हमें सॉल्यूशन तक नहीं लेके गया, तो फिर हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक करके कहाँ जाएंगे हम, अब हम विदाउट फोर्थ ऑब्जेक्ट देखते हैं, क्या हम फोर्थ ऑब्जेक्ट को कंसिडर ना करें तो क्या होगा, तो उस केस में ये 9 ही रह जाएगा और ये कभी 15 नहीं बन पाएगा, क्योंकि रिमेनिंग वेट्स इसके पास नहीं है, यहाँ से भी काम खत्म हो, ठीक है। तो अब क्या करना है, फिर से हमें बैक ट्रैक करना, फिर हमने बैक ट्रैक किया, इसके दोनों पॉसिबिलिटीज हमने एक्सप्लोर कर ली। अब हम कहाँ जाएंगे कि अगर हम x3 को इंक्लूड ना करें, तो अगर मैं x3 को इंक्लूड ना करूं तो उस केस में क्या होगा, फिर इधर ट्री बनाओ, x3 इज नॉट इंक्लूड, अगर x3 इंक्लूडेड नहीं है तो उस केस में ये 3 ही रह गया, ये जो सम था ये 3 ही है ना। अब x4 के लिए चेक कर लो, क्या x4 को इंक्लूड कर सकते हैं,
3 प्लस x4 क्या है 7, ये तो हो गया 10। ये अब इसके आगे कुछ नहीं है, ये 15 नहीं बना सकता, ये नोड भी किल कर दिया, किल किया और इसको बैक ट्रैक कर लिया। बैक ट्रैक करने के बाद फिर से क्या करेंगे, x4 को कंसिडर नहीं करेंगे, इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये 3 ही रहा जो कि 15 कभी नहीं बन सकता, सारे वेट्स सेचुरेट हो गए। फिर बैक ट्रैक करो, यहां से फिर बैक ट्रैक करेगा है ना, और बैक ट्रैक करके फिर यहाँ बैक ट्रैक करेगा। 3 की सारी पॉसिबिलिटी, मतलब x3 को इंक्लूड करें ना करें, सारी पॉसिबिलिटीज एग्जॉस्ट हो गई। फिर यहां से ये फिर इसके लिए बैक ट्रैक करेगा, ये भी एग्जॉस्ट हो चुका है, 2 को इंक्लूड करें ना करें पूरा कंसिडर हो चुका। तो अब ये कहां जाएगा बैक ट्रैक करके, फर्स्ट वाले ऑप्शन के लिए ये दोबारा से चॉइसेस लेगा कि फर्स्ट वाले को इंक्लूड करें या फर्स्ट को इंक्लूड ना करें। ठीक है, तो फिर दोबारा फर्स्ट के लिए यही काम करें। चलो अब क्या है, बिल्कुल जैसा ट्री, ये पूरा ट्री हमने इधर बनाया, ऐसा ही पूरा का पूरा ट्री आपका इस साइड भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो तो अगर एग्जाम में, देखो ध्यान से समझना, ये लग रहा होगा कि इतना बड़ा स्पेस ट्री है बना के आना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आए ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, तो फिर आपको सारे बना के आने हैं, पूरा स्पेस ट्री बनाना है। और अगर आए फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम, तो फिर आपको जहां पहला सॉल्यूशन मिल जाए वहीं आपको इसको टर्मिनेट कर देना, सारे निकालने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी साइड में कुछ एक्सप्लोर करके देख लो, मिल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा तो उसको टर्मिनेट करके चले जाएंगे। चलो एक बार इस स्पेस ट्री को तो पूरा बना लेते हैं। चलिए, तो अगर मैं x1 को एक्सप्लोर ना करूं उस केस में देखते हैं, इफ x1 इज 0, अगर x1 0 है तो उस केस में क्या करें, और इधर कर लेते हैं, x1 इज 0, तो x1 इंक्लूड नहीं किया मैंने, तो फिर मेरे पास कोई वेट नहीं है ना। और अब यहां पर हमने x2 इंक्लूड किया, x2 इज इक्वल टू, अगर मैंने x2 को इंक्लूड किया तो वेट कितना है, अब जो जो टोटल सम है वो कितना है 5। x1 को इंक्लूड नहीं किया, x2 को इंक्लूड किया, तो सम कितना है 5। अब x3 के लिए देखें, x3 को इंक्लूड करो, x3 अगर इंक्लूड किया तो 5 प्लस 6 कितना हुआ 11, है ना। इसमें x4 को इंक्लूड करो, x4 को इंक्लूड किया तो 11 प्लस 7 कितना हो गया 18, तो ये क्या हुआ बाउंड हो गया, है ना, ये आगे प्रोसेस नहीं हो। यहां से हमने क्या किया, बैक ट्रैक किया, बैक ट्रैक करके फिर आगे प्रोसेस करो, क्या x4 को इंक्लूड नहीं किया, नहीं किया तो 11, ये भी आगे प्रोसेस। ठीक, तो इसे हमने फिर से बैक ट्रैक किया, यहां से यहां बैक ट्रैक किया, यहां से यहां बैक ट्रैक किया। अब x4 की दोनों पॉसिबिलिटी हो गई, x3 के लिए चेक करो, क्या x3 को इंक्लूड ना करें तो कुछ मिलेगा, ये 5 ही रह गया। x4 अगर इंक्लूड करें, अब x4 को 5 के साथ इंक्लूड करें तो 7 प्लस 5 कितना हुआ 12, ये फर्दर सॉल्यूशन तक नहीं लेके जाएगा क्योंकि कोई रिमेनिंग वेट, अब ये रिमेनिंग नंबर नहीं है ना। तो यहां पर फिर बैक ट्रैक करो, अब अलग दूसरी पॉसिबिलिटी निकालो, क्या x4 को इंक्लूड ना करने पर कोई सोल्यूशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, एज इट इज रह गया। ठीक बात है, चलो अब यहां से भी बैक ट्रैक, ये भी बैक ट्रैक, ये भी बैक ट्रैक, ये पूरा एक्सप्लोर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये भी एक्सप्लोर हो गया तो यहां से भी बैक ट्रैक करेंगे, और बैक ट्रैक करके फिर राइट साइड में चले जाएंगे। ये क्या कहता है, x2 को इंक्लूड मत करो, x2 को आपने इंक्लूड किया और x2 को इंक्लूड नहीं किया, यही ऑप्शन है। अब देखिए x2 को अगर इंक्लूड नहीं किया तो फिर यहां पर भी ब्लैंक, है ना, तो x3 को इंक्लूड करें, चलिए नहीं किया तो अब x3 के लिए चेक करें, क्या x3 को इंक्लूड कर लें। अगर x3 को इंक्लूड करते हैं तो वेट कितना हो जाता है, जो टोटल सम है वो कितना होता है 6। अब यहां से x4 को अगर इंक्लूड करें तो 6 प्लस 7 कितना हुआ 13, ये भी किल करना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगेन बैक ट्रैक, बैक ट्रैक करके फिर क्या हुआ, इसका राइट चाइल्ड हमने जनरेट किया, x4 को हमने कंसिडर नहीं किया तो ये 6 ही रह जाएगा, और अगेन इट इज, है ना। फिर अब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा सेचुरेट हो गया, तो इस सेचुरेशन के बाद यहां से हमने फिर वापस बैक ट्रैक किया, बैक ट्रैक करके इसकी पॉसिबिलिटी पूरी एक्सप्लोर हो गई, फिर बैक ट्रैक किया। अब ऑप्शन क्या बचा हमारे पास कि हमने x3 को इंक्लूड नहीं किया, अगर x3 को भी इंक्लूड नहीं किया तो फिर हम कहाँ चले गए, फिर यहाँ पर आ गए, और अब हम x4 के लिए ट्राई करेंगे, है ना, x4 के दो कॉम्बिनेशन है जो बचे, तो x4 या तो इंक्लूड हुआ या x4 इंक्लूड नहीं हुआ। अगर x4 को इंक्लूड करेंगे तो क्या बचा, खाली 7 बचा,
वो भी किल हो गया, और अगर इंक्लूड नहीं किया तो कुछ भी नहीं है, सम की वैल्यू 0 ही है। अगर कोई भी वेट इंक्लूड नहीं किया तो नेचुरली फिर आप किस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, है ना। तो दिस इज द कंप्लीट स्टेट स्पेस ट्री, और ये स्पेस ट्री पूरा का पूरा जनरेट होके आपको ये पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है इस पूरे के पूरे सब सेट में, एक सबसेट है जो आपने आइडेंटिफाई किया। वो क्या सबसेट है देख लो। सॉल्यूशन क्या है इसका, तो सॉल्यूशन को हम कैसे लिखते हैं, हमेशा एक सेट की फॉर्म में लिखते हैं, है ना। और उस सेट में किस तरह से वैल्यूज होती हैं, या तो 0 हो सकती हैं या फिर 1 हो सकती हैं। 0 मतलब हमने इंक्लूड किया नहीं किया, और 1 मतलब हमने इंक्लूड कर लिया। तो मतलब xi जो है, xi की जो वैल्यू है वो या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। 0 मतलब नॉट इंक्लूडेड द सम, एंड 1 का मतलब है इंक्लूडेड। 1 मीन्स इंक्लूडेड, ठीक है। तो किसे किसे हमने इंक्लूड किया, देखो इस पाथ पर कैसे आए हम, 1 1 0 1, दिस इज 1 1 0 1। मतलब पहले वाले को इंक्लूड किया, दूसरे को इंक्लूड किया, तीसरे को इंक्लूड नहीं किया, फोर्थ को इंक्लूड किया, फर्स्ट को किया, सेकंड को किया और फोर्थ को किया। 5 + 3 is 8, 8 + 7 is 15। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन हैज बीन जनरेटेड। तो इस तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके पूरा स्पेस ट्री बनाएंगे। पॉसिबल है, छोटा है तो पूरा स्पेस ट्री बना दीजिए, स्टेट स्पेस ट्री। और अगर आपको लग रहा है कि लेंदी हो रहा है और नहीं कहा कि सारे सॉल्यूशन निकालने हैं, तो एक दो पॉसिबल सॉल्यूशंस निकाल के आप वहां पर इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब देखो, अब जो चीज हमने यहाँ पढ़ी, जो समझी जिस तरह से, तो प्रॉमिसिंग नोड्स कौन से हैं, वो नोड जिनको हमने फर्दर एक्सप्लोर किया वो प्रॉमिसिंग नोड्स थे, और वो नोड जिन्हें फर्दर हमने एक्सप्लोर करना जरूरी नहीं समझा वो नॉन प्रॉमिसिंग नोड्स थे, है ना। नॉन प्रॉमिसिंग नोड्स वो थे जिन्हें हमने कंसिडर नहीं करना। तो मतलब क्या हुआ देखो, तो अब इसको टेक्स्ट में अगर प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने के लिए आती है आपको, तो सबसे पहले आप देखो प्रॉब्लम डेफिनेशन बताएंगे, यहां से ये प्रॉब्लम डेफिनेशन बताएंगे, एग्जाम्पल से थोड़ा सा बताएंगे कि ब्रूट फोर्स मेथड से आप कैसे करते हैं, और फिर जब आप बैक ट्रैकिंग लगाएंगे तो कोई एक एग्जाम्पल देके आप समझा सकते हैं। वैसे 99.9% केस में क्वेश्चन आपको गिवन होगा, आपको सॉल्व करना होगा। तो देखिए क्या करते हैं, हर स्टेप में वी रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ एस, एस मतलब सम, एस जो है उसकी वैल्यू को हम रिकॉर्ड करते हैं, और एस अगर इक्वल टू एम हो जाता है, अगर एस की वैल्यू एम के बराबर हो जाती है तो हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया, वहीं पर हम स्टॉप कर जाएंगे, आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। और अगर हम क्या करते हैं, या तो रिजल्ट बता देंगे, स्टॉप कर देंगे, या फिर हम अगर सारे सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम बैक ट्रैक करके नोट्स के पेरेंट्स पर फर्दर सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई करते रहते हैं। अगर s की वैल्यू m के इक्वल नहीं है, इफ दिस बेटा ये कैपिटल s है, इसको कैपिटल s की तरह कंसीडर करना, इफ दिस कैपिटल s इज नॉट इक्वल टू m, वी कैन टर्मिनेट द नोड एज अ नॉन प्रोमिसिंग नोड। ऑब्वियस सी बात है, मतलब जहां से हमें या तो हम पूरा रीच आउट कर लिया, हमने m नहीं मिला, या फिर जिसमें फर्दर बचे हुए वेट्स को भी, नंबर्स को भी ऐड करने पर हमें वो सोल्यूशन नहीं मिल सकता, तो हम उसे वहीं टर्मिनेट कर देंगे। तो अब हमारे पास बाउंडिंग कंडीशंस हैं, इंपॉर्टेंट है। दीज आर 2 बाउंडिंग कंडीशंस, ये 2 बाउंडिंग कंडीशंस हैं जो ये बताती हैं कि हम किसी भी नोड को प्रॉमिसिंग या नॉन प्रॉमिसिंग कब कहेंगे। तो देखो ध्यान से, एक चीज को ध्यान से समझना, ये क्या दिया है, मान लो मैं kth नंबर की बात कर रही हूं, फॉर kth नंबर, मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं kth नंबर को इंक्लूड करूं या ना करूं। उस केस में ये बाउंडिंग फंक्शन मुझे कैसे हेल्प करेंगे। ये क्या कह रहा है, ये क्या है, दिस इज कैपिटल एस, दिस इज कैपिटल एस। क्या बताता है, ये क्या मतलब है, इट इज द सम ऑफ all the numbers added before kth नंबर, है ना। जो जो नंबर आपने, आप kth नंबर के लिए, kth नंबर के लिए चेक कर रहे हैं, तो 0 से 1 से लेके k-1 तक, अब से पहले जितने भी नंबर आपने ऐड किए हैं उन सब का सम है ये, इसे हम कहेंगे कैपिटल एस, है ना। उसमें अगर हम kth ऑब्जेक्ट को कंसिडर करें तो उसका वेट अगर हम ऐड कर दें तो वो लेस देन इक्वल टू m रहना चाहिए। मतलब क्या बात हुई कि भाई ये कौन सी वाली कंडीशन है कि जो अब तक का सम है, बस सीधा सीधा समझो लेमन में, दिस इज द वेट टू बी एडेड, वेट ऑफ द
करंट या वेट की बात कर रहे हैं, वैल्यू लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ द करंट नंबर, इस नंबर को हम करंटली चेक कर रहे हैं, है ना, कि उसे ऐड करें या नहीं करें। तो क्या बात होगी, अब तक का जो सम था प्लस इस नंबर को ऐड करने के बाद लेस देन इक्वल टू m रहना चाहिए, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर यहीं पर ज्यादा हो गया तो फिर हम आगे क्यों प्रोसीड करेंगे। मतलब क्या हुआ इस बात का कि देखो, अगर मान लो मुझे, मैं यहां पर हूं मैं 8 प्लस 8 ऑलरेडी सम है ना, मुझे थर्ड ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करना है, सम पहले से 8 है, 8 अगर यहां पर मुझे मिल रहा है तो 8 प्लस थर्ड ऑब्जेक्ट करने के बाद क्या मिला 14, तो ये 14 जो है ये 15 से कम रहना चाहिए। अगर ये 15 से कम होगा तभी तो हम इसे एक्सप्लोर करेंगे आगे, अगर ये 15 से ज्यादा हो गया तो हम इसे एक्सप्लोर क्यों करेंगे, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू तो नहीं चाहिए हमें, है ना। तो इस पे आ जाओ, देखो जैसे ये है 14 सम है, अगर फोर्थ ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे तो मुझे वैल्यू क्या मिल रही है 21, तो हम इसको फर्दर एक्सप्लोर नहीं कर सकते, है ना। क्यों, क्योंकि ये जो सम है, ये जो सम टोटल जो है ये 15 से बड़ा हो रहा है। तो ये तो पहली वाली कंडीशन हो गई, क्या कि अब तक के सारे नंबर का जो सम है प्लस नया जो नंबर आप ऐड कर रहे हो, इसे ऐड करने के बाद वो 15 या 15 से कम ही रहना चाहिए, तभी हम उस नोड को प्रॉमिसिंग नोड मानेंगे, है ना। और ये वाली कंडीशन क्या कहती है कि भाई अभी तक जो आपने ऐड किया ये तो सम ही है, प्लस जो रिमेनिंग वेट्स हैं, भाई अगर मैं इसकी बात करूं, सेकंड ऑब्जेक्ट को ऐड करने की बात कर रही हूं, तो 6 और 7 के रिमेनिंग वेट्स है ना, जो बचे हुए हैं, जो बचे हुए वेट्स हैं, जो रिमेनिंग वेट्स हैं, ये क्या कह रहा है एस, और ये क्या है स्मॉल आर। These are the weights that has already been added to the sum and these are the remaining weights जिनको हमें कंसिडर करना है। अगर दोनों मिलके m से ज्यादा हैं तो ठीक है, मतलब क्या हुआ कि भाई अभी तक इतना इतना सम तो हमारा जनरेट हो चुका, लेकिन अभी सफिशियंट वेट्स हमारे पास है ही नहीं m जनरेट करने के लिए। मतलब क्या हुआ, देखो ये 10 तो जनरेट हो चुका, लेकिन इसके बाद हमारे पास सफिशियंट वेट्स ही नहीं है कि जो 15 जनरेट हो सके। रिमेनिंग वेट्स कितने हैं 0, और वो रिमेनिंग वेट्स इस सम में ऐड करके हम 15 जनरेट नहीं कर सकते, तो वी विल किल दिस नोड। ठीक बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो कंडीशन हो गई हमारी, क्या कि या तो टोटल सम हमारा 15 से कम रह जाए तब भी हम किल कर देंगे, या फिर टोटल सम हमारा अगर 15 से ज्यादा निकल जाए तो भी हम उसे किल कर देंगे। तो ये दोनों बाउंडिंग कंडीशंस यहाँ पर आपकी दी हुई हैं। इन दोनों बाउंडिंग कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, कोड लिखने को आएगा तो ये बाउंडिंग कंडीशन आपको सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम मान लो लिखने के लिए भी आती है कि सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम क्या होती है, तो वहां पर भी आप ये दो बाउंडिंग कंडीशन जरूर लिख के आए। एस क्या है, अब तक केथ नंबर को ऐड करने के टाइम पर उससे पहले जितने भी नंबर ऐड हो चुकी उनका सम, प्लस वो नंबर जो आप अभी करंटली कंसिडर कर रहे हैं, करें ना करें, जिसको डिसीजन ले रहे हैं, उसका वेट दोनों मिला के एम से कम होना चाहिए, तभी हम उस पर आगे बढ़ेंगे। और जो प्रीवियस सम है और जो रिमेनिंग वेट्स हैं वो मिलके एम से ज्यादा होने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, भाई मेरे पास मान लो कोई सम आया 10 और मेरे पास रिमेनिंग वेट्स है ही नहीं, तो क्या वो कभी मुझे 15 बना के दे सकते हैं, नहीं बना के दे सकते, इसलिए दे शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक बात है, तो ये इसकी बाउंडिंग कंडीशन। अब देखो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी, फिर इसका सूडो कोड देखेंगे कि ये कैसे लिखा जाएगा। सूडो कोड हर प्रॉब्लम का आपको पढ़ के जाना है, यू नेवर नो एग्जाम में कभी पूछा जा चुका है, कभी हो सकता है ना भी पूछा जाए, लेकिन एक बार आपको सूडो कोड देख के जरूर जाना है, सूडो कोड आ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए देखिए ये प्रॉब्लम गिवन है AKTU में 2018-19 में ये प्रॉब्लम आई है, और देखो कैसे ट्रिक किया हुआ है कि यहाँ पर आपको वेट ये नंबर्स दिए हैं और हमने क्या कहा कि नंबर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, है ना। यहाँ क्या नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है, नहीं है, पहले आपको नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको दोबारा से लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को बनाएंगे 5, 8, 10, 13, असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को पहले लिखेंगे, उसके बाद अपना स्पेस ट्री जनरेट करेंगे। और ये ध्यान रखना है हमेशा कि जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे, अब आपने क्या किया, देखो इन दोनों नंबर को आपस में इंटरचेंज किया है, तो अब आपका ये x2 है ये x3 है, आपने x2 को x3 की जगह पे लिख दिया और x3 को x2 की जगह पे लिख दिया, तो लास्ट में जब आप सॉल्यूशन लिख रहे होंगे तो वहां पर करेक्ट वैल्यूज आपको फिल करनी है, ये बात आपको। ठीक है बेटा, तो अब देखिए, अब इसका स्पेस ट्री जनरेट करते हैं। चलो इसका स्पेस ट्री जनरेट कर लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, यहां से। मुझे क्या चाहिए, सम टोटल 18 चाहिए, है ना,
जो टोटल सम है वो रिक्वायर्ड कितना है मेरा 18। अब देखो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, पेस्ट्री बनाएंगे हम, x1 को हम कंसिडर कर रहे हैं। अगर मैंने x1 को कंसिडर किया तो हम कहाँ चले गए, कितना हो गया x1, इसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। x1 को कंसिडर करने पर सम कितना है 5, इधर चले जाओ। x2 को भी कंसिडर किया तो सम कितना हो गया 8 + 5 = 13, ठीक है। फिर हमने x3 को कंसिडर किया, x3 को कंसिडर किया तो फिर 13 + 10 = 23। बस ये तो 15 से ज्यादा हो गया, इसको यहीं पर फिल कर देंगे, ठीक बात है। अब ये काम हो गया, अब क्या करें, बैक ट्रैक, बैक ट्रैक करो। बैक ट्रैक करने के बाद क्या करना है, थर्ड ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करते ही देखो ज्यादा हो गया, फोर्थ ऑब्जेक्ट तक हम गए नहीं, हमने यहीं पर बाउंडिंग फंक्शन लगा दिया। जब तीसरे ऑब्जेक्ट को ऐड करने पर ही टोटल सम हमारा 23 आ गया, तो क्या फोर्थ ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे, हम नहीं करेंगे, है ना, यहीं पर बाउंडिंग कर दी। अब अगला ऑप्शन क्या है कि x3 को इंक्लूड, अगर आपने x3 को इंक्लूड नहीं किया तो उस केस में वेट कितना हो गया 13 ही है ना, आपने इसका वेट ऐड ही नहीं किया। अब आप क्या करेंगे, x4 को चेक करेंगे, x4 को इंक्लूड किया, x4 को इंक्लूड किया तो 13 + 13 क्या आ गया 26, इसे भी बाउंड कर दी, है ना, ये भी कंसिडर नहीं हो सकता, 15 से ज्यादा है। चलो अब क्या हुआ, बैक ट्रैक किया, क्या कोई और पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही है। कैसे, x4 को भी कंसिडर नहीं करेंगे, x4 को भी कंसिडर अगर हमने नहीं किया तो ये वेट कितना रह गया 13 ही रह गया, तो ये भी बाउंड हो गया। ये हमें कितना चाहिए 18 चाहिए, 18 नहीं मिला, है ना। तो फिर हमने बैक ट्रैक किया, ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई, फिर बैक ट्रैक किया, इसकी पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई, फिर बैक ट्रैक किया, कहाँ आ गए, x2 = 0 पे आ गए। अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि हम x2 को एक्सप्लोर करते हैं। x2 को हमने कंसिडर नहीं किया, अभी हमने क्या किया था, x2 को कंसिडर किया था। अगर हम x2 को कंसिडर ना करें तो क्या आया, ये मेरा 5, ये 5 ही रह गया, है ना। x3 को कंसिडर करते हैं, x3 की वैल्यू क्या है 10, 10 + 5 क्या होगा 15, कम है 18 से। x4 को कंसिडर करते हैं, x4 = 1, x4 = 13, 15 + 13 = 28, अगेन दिस इज किल्ड, है ना। अब बैक ट्रैक, फिर बैक ट्रैक करो, बैक ट्रैक करके फिर दोबारा क्या किया, फिर दिखाना है x4 = 0, x4 को कंसिडर नहीं किया तो ये 15 ही रह गया और इसको हमने यहाँ पर फिल कर दिया। अगेन वी हैव टू बैक ट्रैक, सारी पॉसिबिलिटी सैचुरेट हो जाती है, एग्जॉस्ट जैसे ही नोड होता है आपको बैक ट्रैक करना है, फिर बैक ट्रैक किया। अब x3 = 0, आपने x3 को कंसिडर नहीं किया, फिर क्या करेंगे 5 ही रह गया। क्या x4 को कंसिडर करने पर कुछ होता है, देखते हैं। 5, x4 की वैल्यू क्या है 13, x4 is 13, तो 5 + 13 = 18, so this is how you got the solution, the first solution you have received to the first solution, this is first solution, है ना, पहला सॉल्यूशन आपको मिल। अब सॉल्यूशन मिलने के बाद आपको क्या करना है बेटा, बैक ट्रैक ही करना है ना, और अगली पॉसिबिलिटी फर्दर दूसरे सॉल्यूशंस के लिए अगली पॉसिबिलिटी को आपको चेक करना है। x4 = आपने कंसिडर नहीं किया, 5 मिला, 5 को आपने किल कर दिया, आपने फर्दर एक्सप्लोर नहीं किया, ठीक, एक्सप्लोर नहीं किया तो अब आप क्या करेंगे, अब देखेंगे ये नोड एग्जॉस्ट हो गया, ये नोड भी एग्जॉस्ट हो गया, अब ये वाला नोड भी एग्जॉस्ट हो चुका भाई, ऊपर जाके 1 और 0 दोनों को देख चुके, तो अब हम क्या करेंगे, फिर दोबारा 1 की तरफ चले जाएंगे, है ना। अब x1 को कंसिडर करने पर ये सारी सिचुएशन हमारी बन रही थी, देखो 2 को कंसिडर कर लिया नहीं किया, 3 को करा नहीं किया, 4 को किया नहीं किया, सारा एक्सप्लोर कर लिया हमने ट्री। अब अगली जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि हम x1 को एक्सप्लोर नहीं करेंगे। अगर हम x1 को ना रखें तो जो सम है उसकी वैल्यू तो 0 ही रही, है ना। x2 को देखो, खाली x2 को इंक्लूड किया, x2 को हमने इंक्लूड किया तो सम कितना है हमारा 8, सम में हमारे आ गया 8, पहले 0 था, है ना, ये हमारा x2 है फिलहाल, ठीक बात है। अब x3 को कंसिडर करो, x3 को कंसिडर किया तो x3 को कंसिडर करने पे 8 ऑलरेडी है और अब आ गया ये 18, अगेन वी हैव रिसीव्ड अनदर सॉल्यूशन, दिस इज अनदर सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन आपको यही नजर आ गए, है ना, दिस इज ऑल्सो, ठीक बात है। अब
यहां से क्या करेंगे, सॉल्यूशन मिल गया, फर्दर तो आगे तो जाएंगे नहीं, आगे इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन मिल चुका, आगे बस अब यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे, और बैक ट्रैक करके क्या होगा, x3 इज इक्वल टू 0। अगर हम x3 को कंसिडर ना करें तो ये एज इट इज 8 ही रह गया, है ना। x4 को कंसिडर करते हैं, अगर मैं यहाँ से x4 को कंसिडर करूं तो x4 की वैल्यू है 13, 13 प्लस 8 कितना हुआ 21, ज्यादा हो गया 18 से, किल कर दो। किल करने के बाद यहां से बैक ट्रैक करो, और बैक ट्रैक करके अब क्या करेंगे, x4 को हमने इंक्लूड नहीं किया, नहीं किया तो ये 8 ही रह जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां से हम फिर करेंगे बैक ट्रैक, है ना। इसकी पॉसिबिलिटी दोनों हो चुकी, फिर करेंगे बैक ट्रैक, ये भी पूरा एग्जॉस्ट हो चुका, फिर करेंगे बैक ट्रैक, फिर हम ऊपर चले गए। अब हमने क्या देखा, हम ये सर्च कर रहे हैं कि क्या कोई और सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं। देखो बेटा, ऐसे तो हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं, है ना, मैं डायरेक्टली बता सकती हूँ कि यहाँ से इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन मुझे नजर नहीं आ रही, मुझे 18 बनाना है, तो 18 बनाने के लिए 10 प्लस 8 18 बन सकता है, या फिर 13 प्लस 5 18 बन सकता है, और कोई सबसेट यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमारा ट्री भी हमें ये बात कहना चाहिए, है ना। तो ट्री के लिए हम ये बात देख रहे हैं। अब हम कहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं, x2 को हमने इंक्लूड नहीं किया, अगर मैंने x2 इंक्लूड नहीं किया तो ये भी ब्लैंक है ना। फिर यहाँ क्या चेक करेंगे, s3 इंक्लूड किया, x3 को इंक्लूड किया तो क्या आ गया 10, और फिर अगर मैंने x4 को इंक्लूड किया तो आ गया 23, ये ज्यादा हो गया तो हमने इसको बाउंड कर दिया, दिस इज बाउंड। यहाँ पर कंडीशन लग गई, बैक ट्रैक किया, बैक ट्रैक करके फिर हमने x4 को इंक्लूड नहीं किया, नहीं किया तो ये 10 रह गया, ये भी बाउंड। अब हमने क्या किया, फिर बैक ट्रैक किया, यहाँ से फिर बैक ट्रैक किया, अगली कंडीशन क्या है कि x3 को इंक्लूड नहीं किया, अगर x3 को भी इंक्लूड नहीं किया तो यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं है, फिर क्या बचा, x4 को इंक्लूड किया या x4 को इंक्लूड नहीं किया, यही दो ऑप्शन बचे मेरे पास, इन्हें तो मैंने एग्जॉस्ट कर ही लिया, है ना। x4 को अगर इंक्लूड किया तो ये 13 है, ये कभी भी मुझे वो डिजायर्ड वैल्यू नहीं दे सकता, x4 को इंक्लूड नहीं किया तो ये 0 ही है, मुझे कभी रिजोल्यूशन पे लेके ही नहीं जाएगा। तो ये इस तरह से हम यहाँ से ये चलेगा, यहाँ से ये बैक ट्रैक करेगा, और ये सारे के सारे, है ना, ये भी कोई सॉल्यूशन। तो टोटल 2 सॉल्यूशन मुझे मिले, और वो 2 सॉल्यूशंस क्या है मेरे, लिख लेते हैं। 2 सॉल्यूशन या 2 सबसेट्स मुझे मिले, पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा, पहले की वैल्यू लिख देते हैं, दूसरे की वैल्यू, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या ध्यान रखना है, ये x2 है, ये x3 है, जबकि एक्चुअल में ये x2 है और ये x3 है ना, ये ध्यान रखना है। चलो अब ये देखते हैं जो सॉल्यूशन मिला उसके पाथ पर क्या क्या है। x1 को इंक्लूड किया, क्या था देखो यहाँ लिख लेते हैं, x1 चेक कर लेते हैं क्या क्या इंक्लूड किया, x1 इंक्लूड किया, x1 किया, x2 नहीं किया, x3 नहीं किया, x4 किया, x1 और x4 को हमने इंक्लूड किया और बाकी किसी को इंक्लूड नहीं किया। तो x1 की वैल्यू 5 है और x4 तो 13 है, ये दोनों तो फिक्स हैं, तो इसका मतलब 1 0 0 1, ये सॉल्यूशन हो गया। x1 और x4 हमने इंक्लूड किए, ठीक है, 13 प्लस 5 वाला सॉल्यूशन हमें। अब इन दोनों का नंबर में क्योंकि x2 x3 हमने इंक्लूड ही नहीं करे तो इसलिए इसमें हमने कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना। अब देखो अगला, देखो अगला सॉल्यूशन कहाँ मिला हमें, ये सॉल्यूशन की बात कर ली हमने, अब ये है x1 नहीं किया, x2 किया और x3 किया, तो x2 और x3 दोनों ही किए, तो इसलिए यहाँ पर नंबरिंग की कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब अगला सॉल्यूशन जो मिला हमें उसमें हमने x1 को कंसिडर नहीं किया, x2 और x3 दोनों को कंसिडर किया, है ना, x2 को भी किया और x3 को भी किया, और फिर आगे हमने क्लियर कर दिया था उसको। तो दीज टू आर द सॉल्यूशन। इस तरह से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको एक दिया होगा और आपको उसका स्टेट स्पेस ट्री बनाना होगा और सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है बेटा, इस तरह से आपको ये वाला काम। चलो तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसका सूडो कोड। अगर कोड आ जाता है एग्जाम में उसके लिए क्या करना है, देखो जब हम इसका कोड पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक तो इसका कोड लिखने से पहले आपको कुछ अजम्पशंस हैं जो उस कोड को लिखने के लिए यूज की गई हैं। वो क्या, कि पहला जो ऑब्जेक्ट है हम ये मान के चलते हैं कि उसका जो वेट है वो या m से कम होगा। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, द वेट ऑफ द फर्स्ट या द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट और वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नंबर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू m, है ना। और साथ साथ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्या, कि जो टोटल सम होगा सारे नंबर्स का वो हमेशा m या m से बड़ा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे नंबर ऐड होके कभी m बना ही ना पाए, है ना। इसे मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख देती हूँ, टोटल सम
ऑफ ऑल नंबर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू इनिशियली, है ना। और अगर द या तो फर्स्ट नंबर, वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नंबर शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू, वो m से बड़ा नहीं होना चाहिए, m से बड़ा होगा तो हम काम ही नहीं करते। ठीक है, एक्सप्लोर क्या करेंगे। चलिए, तो इनिशियली हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो सम है वो 0 है। यही काम हमने किया था, एक एक करके सम में ऐड करते जाएंगे। और k इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि हम पहले नंबर को कंसिडर कर रहे हैं। k मतलब विच इज द नंबर टू बी कंसिडर्ड। k इज द नंबर बीइंग कंसिडर्ड, कि हम उसे काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। और ये r क्या है, r है, अब देखो हमेशा ध्यान रख, ये मैंने जब आपको बाउंडिंग फंक्शन बताया था, इसमें मैंने क्या बताया था कि अगर हम kth नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो s क्या है कि kth नंबर से पहले जितने भी नंबर हम इंक्लूड कर चुके हैं उन सबका सम जो है वो s है। और r क्या है कि जितने भी इन जो इंक्लूड हो चुके उनके अलावा जो बचे हुए नंबर है उनका जो सम है वो r है। ये सारे टोटल रिमेनिंग वेट्स हैं। टोटल रिमेनिंग कितना अमाउंट हमें मिल सकता है सम में, वो r है ना। तो इनिशियली अगर मैं देखूं, मैंने कोई भी वेट अगर ऐड नहीं किया, कोई भी नंबर मैंने ऐड नहीं किया, तो उस केस में 1 से लेके n तक सारे नंबर्स का सम ही होगा r टोटल। भाई जैसे मैंने कहा कि मेरे पास क्वेश्चन है कि w की वैल्यू दी हुई है 3 4 5 6, मान लो ये क्वेश्चन है ना। तो अगर मैं इनिशियली बात करूं तो इनिशियली सम की वैल्यू 0 है जब तक मैंने कोई भी कंसिडर नहीं किया। और r की जो वैल्यू है वो यहां से लेके यहां तक जितने भी नंबर हैं इन सबको ऐड कर दो तो वो r की वैल्यू है। रिमेनिंग तो सारा ही है ना, ठीक है। तो इसका मतलब r क्या कहता है कि जो रिमेनिंग वेट्स हैं, रिमेनिंग वैल्यू जिनको हमें टोटल कंसिडर करना है। तो इनिशियली ये जो वैल्यूज हैं ये सारी की सारी वैल्यू r होगी, है ना। अब kth एलिमेंट पर ये बात हुई जो मैंने अभी पहले लिखी थी। s की वैल्यू क्या है, 1 से लेके k-1 तक के जितने भी वेट्स आपने ऐड किए वो सारे के सारे तो हैं s। और जो इसके बाद बचे जो इसमें ऐड हो सकते हैं वो है आपका रिमेनिंग वेट, या रिमेनिंग जो अमाउंट है, रिमेनिंग सम जो है वो है r, जो उसमें ऐड हो सकता है। इन सब चीजों को लेके हम इसका सूडो कोड पढ़ते हैं। देखो, दो पार्ट में बस इतना ही सूडो कोड है, दो पार्ट है। ऊपर वाला जो पार्ट है इतना, ये लेफ्ट चाइल्ड को जनरेट करता है। ट्री की लेफ्ट साइड है उसको जनरेट करने के लिए ये ऊपर वाला हाफ है, और ट्री की राइट साइड को जनरेट करने के लिए किसी भी नोड के राइट चाइल्ड के जनरेशन के लिए ये नीचे वाला हाफ। बस इसको मेन आपको समझना है, ठीक है। लिखने को आता है, एक्सप्लेन करने को कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप इसे रटने लगेंगे और रट के कोई फायदा नहीं है। तो इसको पहले समझ लेते हैं कि ये किस बेस पे लिखा गया है। ठीक बात है, चलो देखो। एस क्या है, टोटल सम जो कि इनिशियली 0 है, के की वैल्यू इनिशियली 1 है, और आर में टोटल नंबर जो है उनका सम पड़ा हुआ है अभी, क्योंकि वो सारा ही रिमेनिंग है। आर में जितने भी नंबर आपके हैं वो सारे नंबर शुरू में आपने आर में डाल दिए, बिकॉज ऑल दोज नंबर्स आर रिमेनिंग टू बी एडेड। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट चाइल्ड को जनरेट करने के लिए क्या करें, एक्स के इज इक्वल टू 1, मतलब इंक्लूड द नंबर। ये वैल्यू क्या कर रही है, इंक्लूड। एक्स के इक्वल टू 1 मतलब इंक्लूड, एक्स इक्वल टू 0 मतलब नॉट इंक्लूड। देखो, एक्स के इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है इंक्लूड, और एक्स के इज इक्वल टू 0 लिखेंगे यहां पर, इसका मतलब है नॉट इंक्लूड या डू नॉट इंक्लूड, है ना। दो दो तरफ हमारा स्पेस ट्री गया था, एक में इंक्लूड और एक में डू नॉट इंक्लूड। तो यहाँ ये वैल्यू मिसिंग थी, ये मैंने यहाँ पर लिख दी। तो अब देखिए बेटा क्या कर रहे हैं, इंक्लूड किया। अब जो सम था, जो ऑब्जेक्ट आपने इंक्लूड किया, जो नंबर आपने इंक्लूड किया, अगर उस नंबर को ऐड करने पर सम आपको m मिल गया तो इसका मतलब आपको सॉल्यूशन मिल गया, आप सॉल्यूशन दे दीजिए, है ना। अगर आपने पहले सम शुरू में 0 है, जो भी सम है, अगर इस पर्टिकुलर नंबर को ऐड करने पर वही नंबर मिल गया आपको जो चाहिए था, तो आप बता दीजिए कि ये सॉल्यूशन है। यहां पर देखो एग्जांपल में, यहां पर देखो, यहां पर हो, अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को कंसिडर करने पर आपको 18 मिल गया तो बस आपने सॉल्यूशन बता दिया, डिक्लेयर कर दिया कि दिस इज द सॉल्यूशन, है ना। ठीक बात है। नहीं तो अगर क्या हुआ, अगर जो सम है प्लस आपने अभी वो वेट ऐड कर चुके, सम में वेट ऐड करने, एग्जिस्टिंग में वे अपना एक पर्टिकुलर केथ ऑब्जेक्ट का वेट ऐड करने के बाद जो भी आपको वैल्यू मिली, अगर अगला ऑब्जेक्ट ऐड करने के बाद भी वैल्यू m से कम ही रहती है, मतलब क्या हुआ देखो,
सपोज मैं इसकी बात कर रही हूँ, 5 की बात कर रही हूँ, 5 को कंसिडर किया मैंने, 5 में थर्ड ऑब्जेक्ट को कंसिडर करने के बाद भी मुझे 15 मिला, है ना। तो इसे कंसिडर करने के बाद भी 18 अभी नहीं बन पाया, तो इसका मतलब जो काम मैंने 5 पे किया वही काम मुझे 15 पे भी करना है ना। तो बस यही काम हम कर रहे हैं कि एक बार यहाँ हमने जो सम मेरे पास है, और ये भाई यहाँ मैंने सम प्लस डब्ल्यू के कर लिया ना, सम प्लस डब्ल्यू के जनरेट हो चुका, वो सम प्लस डब्ल्यू के में अगला भी वेट अगर हमने ऐड कर दिया तब भी वो एम से छोटा है, तो हमें क्या करना है, फिर दोबारा इसी काम को करना है, अगले ऑब्जेक्ट को फिर इंक्लूड करना है, अगली लेफ्ट साइड जनरेट करनी है। तो उसके लिए लेफ्ट साइड जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, देखो एस सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, रिकर्सिव फंक्शन, के आगे के एस प्लस डब्ल्यू के, क्यों, क्योंकि एस जो एग्जिस्टिंग सम था उसमें आपने ये डब्ल्यू के वाले को भी तो ऐड कर दिया, ये अब सम है ना। और यही काम आपको अब कब किसके लिए करना है, अगले नंबर के लिए। अगला नंबर क्या है, के प्लस वन, या के था, के प्लस वन के लिए आप वही काम करेंगे। और रिमेनिंग पहले आर था, सारे ही रिमेनिंग थे, अब केथ का वेट आप ऑलरेडी ऐड कर चुके सम में, तो अब ये रिमेनिंग में से माइनस कर देंगे हम, है ना। तो अगली बार यही ये जो फंक्शन है इसी को रिकर्सिवली कॉल करेंगे, एस की वैल्यू में डब्ल्यू के की वैल्यू को ऐड कर देंगे, के के लिए हम ये काम कर रहे थे, तो अब के प्लस वन नंबर के लिए फिर रिपीट करेंगे, और रिमेनिंग वेट्स हमारे पास आर माइनस डब्ल्यू के रह जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि देखो एग्जाम्पल से समझो, अगर मैं यहां की बात करूं, अगर मैं इसे कंसिडर कर रही हूं, अगर मान लो मैंने थर्ड वेट को कंसिडर कर लिया, तो इसका मतलब रिमेनिंग कौन सा बचा, खाली 13 ही बचा ना, पहले रिमेनिंग था 23। तो कंसिडर करने के बाद यहां तक हम काम कर चुके, तो यहां तक काम करने के बाद जो रिमेनिंग वेट था वो 10 और 13 था, थर्ड और फोर्थ के लिए अभी हमने सोचा नहीं था, तो टोटल था 23। ठीक है, जब हमने इसके लिए डिसीजन ले लिया कि हमने इसे इंक्लूड कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, बस 13 बचा, तो बस उसकी बात ये कर रहे हैं। ठीक बात है बेटा, क्या किया फिर से सुनिए, जब भी आप लेफ्ट साइड जनरेशन करते हैं, आप kth ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करें, चेक करें, इंक्लूड करने पर अगर वेट m मिल गया तो सॉल्यूशन को लिख दीजिए, अगर इंक्लूड करने पर अगले ऑब्जेक्ट को भी देख के अगले ऑब्जेक्ट को ऐड करने पर भी m से कम है, तो फिर आपको अगले ऑब्जेक्ट के लिए भी यही काम रिपीट करना है, मतलब फिर उसे इंक्लूड करना है और फिर दोबारा रिकर्सिव कॉल करनी है। तो बस उस रिकर्सिव कॉल को बार बार जनरेट करने के लिए हमने ये वाला काम अभी यहाँ से किया था। ठीक बात है, क्या किया देखो यहाँ पे, फिर से एस प्लस डब्ल्यू के प्लस वन ऑब्जेक्ट के लिए इसी फंक्शन को कॉल करेंगे और रिमेनिंग में से डब्ल्यू के की वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक, अब अगर आपने ये काम कर लिया, ये तो हुआ आपका लेफ्ट साइड जनरेट करने के लिए। अगर आपको राइट चाइल्ड जनरेट करना है, तो राइट चाइल्ड के केस में क्या करेंगे, राइट साइड के केस में क्या करेंगे, देखो अब देखो यहां देखो, आपको राइट चाइल्ड जनरेट करना है, तो राइट चाइल्ड के केस में आपको याद रखने के लिए सीधा सीधा क्या है, देखो ये बाउंडिंग फंक्शन है, ये दो बाउंडिंग फंक्शन हमने पढ़े थे अभी। क्या बाउंडिंग फंक्शन थे, फिर से याद करो, जो भी सम आया, सम प्लस आर माइनस डब्ल्यू के, ये क्या है, टोटल सम, जो जितना सम है प्लस जो रिमेनिंग वेट्स हैं, ये क्या है, जो अब तक का सम है, प्लस आर माइनस डब्ल्यू के। क्यों, क्योंकि आपने जब कंसिडर, राइट साइड में क्या होता है, जब हम राइट साइड में जाते हैं, मान लो मैंने आर को कंसिडर किया, यहां पर मैंने आर को कंसिडर नहीं किया, तो जब अगर मान लो यहाँ पे 3 है और आर जो है आर 1 है, इसका वेट 5 है ना, तो कंसिडर किया तो इसका वेट 8 हो जाता है ना। लेकिन अगर कंसिडर नहीं किया तो वेट, ये जो सम है वो 3 ही रहता है, ये 3 ही रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम अगर हमने कंसिडर नहीं करना, तो सम इस पर्टिकुलर पे, इसके लिए बात करते हैं, सम प्लस जो रिमेनिंग वेट्स हैं, क्योंकि इसके वेट को तो हमने एक्सक्लूड कर दिया, जो रिमेनिंग वेट्स हैं वो अगर ऐड होने के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू m प्रोसीड कर रहे हैं, तो हम इस डायरेक्शन में चलेंगे। भाई ये प्रॉमिसिंग नोड अगर होगा तभी तो जाएंगे इधर, अगर ये प्रॉमिसिंग नोड नहीं होगा तो हम इसे दूसरी डायरेक्शन में एक्सप्लोर क्यों करेंगे। तो बस हमने ये दो बाउंडिंग फंक्शन यहाँ पर लिख दिए, क्या कि एग्जिस्टिंग सम प्लस, अगर केथ को हम कंसिडर नहीं कर रहे तभी तो राइट साइड में जा रहे हैं, तो उस केस में रिमेनिंग वेट्स, एग्जिस्टिंग सम प्लस रिमेनिंग वेट्स क्या होगा, आर माइनस डब्ल्यू के रिमेनिंग वेट्स होगा, क्योंकि डब्ल्यू के को कंसिडर नहीं कर रहे, तो रिमेनिंग में से डब्ल्यू के वेट को कंसिडर क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, है ना। तो जो सम है एग्जिस्टिंग मतलब 3 प्लस बचे हुए वेट्स अगर मिलके m या m से बड़ी वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, और साथ साथ सम और जो अगला ऑब्जेक्ट हम कंसिडर करना चाह रहे हैं वो लेस देन इक्वल टू m है। ये दोनों बाउंडिंग कंडीशंस हैं जो अभी हमने पीछे पढ़ी थी, देखिए ये बाउंडिंग कंडीशंस हैं, ये दोनों बाउंडिंग कंडीशंस हैं जिनको वहां पर लिखा हुआ है। ये क्या कहता है, अब तक का सम प्लस अगला ऑब्जेक्ट ये m से छोटा होना चाहिए, अब तक का सम प्लस रिमेनिंग m से बड़ा होना चाहिए। तो बस इसी बात को आपको यहां पर याद रखना है। ये क्या है,
अब तक का सम प्लस रिमेनिंग m से बड़ा होना चाहिए, अब तक का सम प्लस अगले ऑब्जेक्ट का वेट m से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आप क्या करेंगे, राइट साइड में चले जाएंगे, उस ऑब्जेक्ट को एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूड द नंबर, उस नंबर को एक्सक्लूड कर दो और फिर दोबारा सम ऑफ सबसेट को कॉल कर लो, रिकर्सिवली कॉल करो। किसके लिए, सम अगले नंबर पे जाना है तो k+1 और अगली बार जब कॉल करोगे तो r-w क्यों, क्योंकि हमने w वाले ऑब्जेक्ट के लिए हमने सारा काम कर लिया, फिर हमने रिकर्सिवली कॉल। तो ये आपका सम ऑफ सबसेट का सूडो कोड है। सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि ये लेफ्ट साइड के लिए कंसिडर करो और चेक कर लो कि अगर लेफ्ट साइड वाले वेट को ऐड करने के बाद m मिल गया तो सॉल्यूशन मिल गया, नहीं तो अगर लेस देन इक्वल टू m मिल रहा है तो फिर दोबारा उसके ऊपर यही रिपीटेडली इसको कॉल करते रहो। राइट साइड वाले के लिए बाउंडिंग कंडीशन चेक कर लो, बाउंडिंग, ये पहली बाउंडिंग कंडीशन, ये दूसरी बाउंडिंग कंडीशन, दोनों बाउंडिंग कंडीशंस को चेक करो, दोनों अगर ट्रू हैं तो उसको इंक्लूड ना करो, राइट वाले को एक्सप्लोर करो और फिर फर्दर नोड पे जाने के लिए फिर दोबारा एस सम k+1 ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग जो वेट है उसके साथ इसको फिर से आप कॉल कर लो। तो ये आपका बेटा सम ऑफ सबसेट का सूडो कोड है, एग्जाम में आता है तो बस आपको इतना कोड लिख के आता है, ठीक है। अब ये एक और प्रॉब्लम है जो AKTU में आई हुई है, 2021-22 में पूछी गई थी, इसको भी एक बार देख लेते हैं, इसके कितने सॉल्यूशंस निकाले गए हैं ये चेक करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ देखिए, एक चीज आपको बहुत ध्यान से नोटिस करनी है, क्या कैसे है, व्हाट इज सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम, इस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम क्या होती है। फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ W, find all possible subsets of W that sum to M using recursive backtracking algorithm for it, draw the portion of the state space tree that is generated। क्या मतलब है कि आपको पूरा स्टेट स्पेस ट्री नहीं बनाना, आपको पोर्शन बना देना है। पोर्शन मतलब जितना आप जनरेट कर पा रहे हैं उतना जनरेट कर देना है, जितने सॉल्यूशंस आपको दिख पा रहे हैं उतने कर दीजिए, बाकी रिमेनिंग सॉल्यूशन आप देख के लिख दीजिए कि ये सॉल्यूशन इसके आगे फर्दर प्रोसीड हो जाएंगे, है ना। तो देखो ये बता रखा है कि सॉल्यूशन सारे फाइंड आउट करने हैं आपको, सबसेट के सॉल्यूशन तो आप देख के भी बता सकते हैं, लेकिन स्टेट स्पेस ट्री अगर बहुत बड़ा हो रहा है तो उतना पोर्शन दिखा दो जहां पर एक दो सॉल्यूशन आपको मिल जाए। अब देखिए अगला, व्हाट इज द सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम, फिर वही चीज रिपीट हुई, क्वेश्चन चेंज हो गया, फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एस यूजिंग बैकट्रैकिंग। इसमें पूरा का पूरा स्पेस ट्री बनाना है, क्योंकि छोटा नंबर है, 4 ही नंबर दिए हुए हैं, तो पूरा स्पेस ट्री आप इजीली बना लेंगे। अब देखिए फिर इसी प्रॉब्लम को दोबारा रिपीट किया, सेम यही प्रॉब्लम दो बार आई है, व्हाट इज द सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट्स यूजिंग बैकट्रैकिंग, ड्रॉ स्टेट स्पेस ट्री, यहाँ पूरा स्पेस ट्री ड्रॉ करना है। तो अपने टाइम के हिसाब से आपको मैनेज करना है, आपको सारे सॉल्यूशन तो बताने हैं, नहीं तो एटलीस्ट एक दो सॉल्यूशन तो आपको बता के छोड़ना ही है। फिर उसके बाद ऐसे ही एक और ये क्वेश्चन आया है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, यही क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको कराया है, ठीक है, क्योंकि इसमें असेंडिंग ऑर्डर वाली जो इशू थी वो मुझे नजर आ रही थी। अब इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, यही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, ये बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, चलिए, बहुत बड़ा स्पेस ट्री बनेगा, तो मैं इसमें एक दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करके पार्ट ऑफ स्पेस ट्री जनरेट कर रही हूँ, फिर उसका रिलेटिव पूरे सॉल्यूशन में आपको बता दूंगी, वो सॉल्यूशंस आप यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या चेक करना है हमें कि असेंडिंग ऑर्डर है या नहीं, असेंडिंग ऑर्डर है सारे के सारे नंबर्स का, करेक्ट है, 6 नंबर्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, x1 को कंसिडर किया तो कितना सम आया 5, फिर x2 को कंसिडर किया तो क्या सम आया, सम हमें चाहिए 30, x2 को कंसिडर करके सम कितना आया मेरा 15, है ना, 5 + 10 15। x3 को मैंने कंसिडर किया, जब x3 को भी कंसिडर किया तो 15 + 12 27, ठीक। फिर x4 को भी कंसिडर किया, x4 को कंसिडर करने के बाद 3 कंसिडर हो चुके हैं, तो x4 के 27 + 13 इट विल बी 40, तो बस यहाँ बाउंडिंग फंक्शन लग जाएगा, इसको हम फर्दर एक्सप्लोर नहीं करें, है ना, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर 30 से ज्यादा हो गया, 30 से बड़ी वैल्यू हमें नहीं चाहिए। चलिए अब यहाँ से हमने क्या किया, बैक ट्रैक किया, यहाँ से बैक ट्रैक किया, फिर बैक ट्रैक करने के बाद इसे यहाँ एक्सप्लोर किया, x4 को अगर हम इंक्लूड नहीं करते, है ना, x4 को हमने इंक्लूड नहीं किया तो ये क्या रह गया, 27 ही रह गया।
और 27 के बाद फिर x5 को देखते हैं, क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं। x5 कौन सा है, 1 5 5 इज 15, 27 प्लस 15 कितना हो गया 42। इसको भी हम यहाँ से किल कर देंगे, है ना। किल करके फिर इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, क्या है ये, को बाउंडिंग में दिखा सकते हैं। यहाँ पर हमने फिर बैक ट्रैक किया, बैक ट्रैक करके ये पूरा का पूरा आपको स्पेस ट्री में दिखाना है कि कैसे बैक ट्रैकिंग आप कर रहे हैं। फिर अगली ब्रांच आपने ओपन की, x5 इज नॉट इंक्लूडेड। अगर x5 इंक्लूड नहीं किया तो ये 27 ही रह गई वैल्यू। x5 के बाद x6 इज इंक्लूडेड, x6 को इंक्लूड करो, 18 18 प्लस 27, 27 प्लस 10 37, 37 प्लस 8 इज 46, नहीं 37 प्लस 8 इज 45। अगेन किल दिस, है ना। क्यों, क्योंकि चाहिए क्या था, 30 चाहिए था। तो 27 प्लस 18, 27 प्लस 18 करेक्ट, ये किल हो गया। अब यहां पर आ गए, बेटा मैं सॉल्व कर रही हूँ लेकिन हो सकता है कहीं एडिंग में या किसी चीज में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको करेक्शन से अपनी कॉपी में ठीक ठीक लिख लेना। लेकिन मैं किल वही नोट करूंगी नेचुरली कि जो बाउंडिंग फंक्शन में नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। तो x6 इज इक्वल टू 0। अगर हम x6 को कंसिडर नहीं करते तो ये 27 ही रहेगा और यहां से भी ये बाउंड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, बैक ट्रैक करना है। यहां से मैंने बैक ट्रैक किया, यहाँ आ गए, ये पूरा एक्सप्लोर हो चुका। यहाँ से बैक ट्रैक किया, फिर यहाँ आ गए, ये भी पूरा एक्सप्लोर हो चुका। यहाँ से बैक ट्रैक किया, 5 के लिए दोनों चीजें हो चुकी। x4 पे आ गए, यहाँ बैक ट्रैक किया, x4 के लिए ये भी x4 दोनों हो चुके। फिर यहाँ से भी ये बैक ट्रैक करेगा और कहाँ जाएगा, x3 पे चला जाएगा, है ना। x3 को एक्सप्लोर करेगा कि इंक्लूड करें या ना करें। 1 के केस में हम सारा कर चुके, अब हम अगला देखेंगे कि हम x3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगर हम इंक्लूड नहीं करते तो ये 15 ही रह गया। अब चेक करते हैं क्या x4 को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर मैं x4 को इंक्लूड करूं तो 15 प्लस 13 क्या आ गया 28। फिर x5 को इंक्लूड करें, x5 को इंक्लूड करने पर 28 प्लस 5 के केस में 28 प्लस 15 जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी किल्ड, बड़ी वैल्यू आएगी, है ना। लगा लेते हैं, दिस इज 43, 28 प्लस 15 इज 43। ठीक है बेटा, अब दिखाइए किल हो गया। किल होने के बाद क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक करके क्या करेंगे, इसकी दूसरी वाली साइड एक्सप्लोर करेंगे। x5 को कंसिडर नहीं कर रहे, अगर नहीं कर रहे तो ये क्या है 28 ही है। तो क्या x6 को कंसिडर कर रहे हैं, 28 प्लस 18 कितना हुआ, 8 प्लस 8 6, दिस इज 46। ठीक है, ये 46 है, ये भी किल हो गया। अब इसके फर्दर कोई चांस नहीं बचा, फिर दोबारा हम इसको बैक ट्रैक करेंगे। ठीक है, अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि हम x6 को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी कि आप वीडियो को पॉज करके बेटा इसकी सॉल्यूशंस को जनरेट करने की कोशिश कीजिए और फिर यहाँ चेक करिए। x6 को अगर हम यूज नहीं करते तो ये 28 ही रह जाएगा और यहाँ पर हम इसे क्रॉस करते हैं। ठीक बात है। अब देखो, फिर हमने इसे बैक ट्रैक किया, इसको पूरा एक्सप्लोर कर चुके, फिर बैक ट्रैक किया, इस नोड को पूरा एक्सप्लोर कर चुके, फिर बैक ट्रैक किया। तो अब कहाँ जाएंगे, x4 को अगर हम कंसिडर ना करें, अगली ब्रांच में आ गए, x4 इज नॉट कंसिडर, है ना। दिस इज द नेक्स्ट ब्रांच। चलिए, अगर नहीं किया तो ये 15 ही है। 15 के बाद x5 को अगर मैं कंसिडर करूं, x5 की वैल्यू है 15, तो 15 प्लस 15 इज 30। देखो मुझे पहला सॉल्यूशन यहाँ पर, दिस इज आवर फर्स्ट सॉल्यूशन, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन। तो फर्दर हम प्रोसीड नहीं करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे और बैक ट्रैक करके आगे के जो ऑप्शंस हैं उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। x5 को अगर मैं इंक्लूड ना करूं तो ये 15 ही रहेगा। अब अगर मैं x6 को इंक्लूड करूं तो 15 प्लस 18 कितना हो गया, 15 15 15 15 30 33, दिस इज 33, 33। इसको हमने यहाँ से किल कर देना है, किल करके फिर बैक पे गए। अब आगे की पॉसिबिलिटी देखनी है। आगे देखा, x6 को इंक्लूड नहीं किया तो ये 15 ही रह गया, तो ये ऑटोमेटिकली किल हो गया। अब क्या करें, बैक ट्रैक करो, यहाँ से भी बैक ट्रैक करो।
ये पूरा प्रोसेस हो चुका है, यहाँ से भी बैक ट्रैक कर, ये भी पूरा प्रोसेस हो चुका है, यहाँ से भी बैक ट्रैक कर। अब ये पूरी साइड इसकी एक्सप्लोर हो गई है ना। तो अब क्या करेंगे, फिर बैक ट्रैक करके इस वाले नोड को एक्सप्लोर करेंगे। अब सेकंड वाले नोड के लिए हम काम करेंगे क्या, कि सेकंड वाले को इंक्लूड करें या सेकंड वाले को इंक्लूड, अब हम सेकंड वाले को इंक्लूड नहीं कर रहे। अब इसका स्पेस ट्री जनरेट करते हैं। अगर नहीं किया तो ये वैल्यू 5 ही है मेरी, है ना। और सेकंड वाले को मैंने हाँ 5 ही है, तो हम थर्ड के लिए चेक करते हैं। थर्ड को इंक्लूड किया, अगर मैं थर्ड को इंक्लूड करूं तो कितना हो गया, 5 + 12 कितना हो गया, 17। फोर्थ को इंक्लूड किया, फोर्थ को इंक्लूड करो, फोर्थ इज 17 + 13, 17 + 13 इज 30। अगेन दिस इज अनदर सॉल्यूशन। देखो सेकंड सॉल्यूशन यहां पर हमें एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 1011 1011 में क्या चाहिए, 13 1011 मतलब फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, ठीक है। 5 + ये हमें मिले 30, एक सबसेट हमें ये मिल गया बेटा, ठीक है। अब हमें यहाँ सॉल्यूशन मिला, इस सॉल्यूशन को हम फिर बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक करके फिर फर्दर हम इस ट्री को फर्दर सॉल्यूशंस के लिए x4 = 0 है ना, ये क्या होगा, ये 17 ही रह जाएगा। फिर x5 = 1, अगर x5 को भी हम कंसिडर करते हैं तो क्या होगा, 17 + 15 कितना आएगा, 32। हाँ 32, ठीक है। और फिर हम x6 को भी अगर कंसिडर करते हैं तो x6 की वैल्यू है 18, 18 + 32 कितना हुआ, 50 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से आप फर्दर इस ट्री को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, आप इसकी मल्टीपल ब्रांचेस को जनरेट करेंगे और फिर उन्हें फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको और भी सॉल्यूशंस इसके मिल सकते हैं। 2 सॉल्यूशन मैंने आपको इसके लिख के दिखा दिए, अब आप इसे फर्दर एक्सप्लोर करें तो इसको मल्टीपल सॉल्यूशन हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके आंसर्स लिख लेते हैं, तो मैं यहां लिख देती हूं, कंप्लीट स्टेट स्पेस ट्री इन सिमिलर, इसी तरह से आप इस पूरे स्पेस ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट्स का क्या क्या है अभी चेक कर लेते हैं। पहला सॉल्यूशन जो हमें मिला, 2 सॉल्यूशन तो हमें नजर आ रहे हैं। पहला क्या है, देखो कितने सेट हैं, 2 3 4 5 6 है ना। ये है x1 x2 x3 x4 x5 और x6। कब मिला पहला सॉल्यूशन, जब हमने x1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 और हमने 6th ऑब्जेक्ट पर हम गए ही नहीं, है ना। 1 1 मतलब पहला दूसरा दिस इज 15 और उसके बाद फिफ्थ, 15 + 15 इज 30, मिल गया पहला सॉल्यूशन। अगला सॉल्यूशन क्या है, देखो 1 2 3 4 5, नेक्स्ट सॉल्यूशन इज दिस वन, ये क्या है 1 0 1 1, दिस इज 1 0 1 1 और बाकी के 2 जो थे वो 0 ही हैं, 5th और 6th हमने कंसिडर किए ही नहीं। और बताओ क्या कॉम्बिनेशन मिल रहा है इसमें, और हमें कॉम्बिनेशन देखो ये मिल रहा है 18 + 12 मिलेगा ना, 18 + 12 भी 30 होता है। तो एक और हमें मिलेगा, जब आप इस पेस्ट्री को और फर्दर करेंगे तो हमें एक और सॉल्यूशन मिलेगा, और वो कौन सा होगा, 18 0 0 1 0 0 1 और फिर 0 0 1 0 0 1 0 0, एक सॉल्यूशन आपको बेटा ये मिलेगा, क्योंकि देखो 30 चाहिए तो 12 + 18 भी आपको 30 यहाँ पर कहीं ना कहीं आगे फर्दर जनरेट हो जाएगा, है ना। तो एक बार मैं चेक कर लूंगी इनमें से, अगर कहीं मैंने सम की कोई वैल्यू गलत करी होगी तो आई विल अपडेट इट इन द पीडीएफ, करेक्ट। तो इस तरह से स्पेस ट्री आपको जनरेट करने हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आता है, बहुत सिंपल लॉजिक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इन, ठीक है बेटा। ये इसके क्वेश्चंस हैं, इनमें से एक क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप सॉल्व करके खुद से देख लें। थैंक यू।